पढ़ाई पे पढ़ाई पढ़ रहा है। सब बोल रहे थे कि पढ़ने टैलेंटेड की तरह समझाया पता रखा हाँ, अपना लिख रहा था, जो लिखना है लिख रहा था। जो वीडियो देखना है लाइक शेयर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मीन फ्री पाथ पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आज हम ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन का मतलब होता है कि आप किसी गैस, आपके पास कोई गैस का कंटेनर है, ठीक है, और इस गैस के कंटेनर में अभी जो कंडीशन है वो नॉन इक्विलिब्रियम है। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि गैस के डिफरेंट जो रीजन है वहाँ पर प्रेशर डिफरेंट है और साथ ही टेम्परेचर भी क्या है, डिफरेंट है। इसके कारण क्या होगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक फोर्स लगेगा और गैस जो होंगे वो डिफ्यूज़ करेंगे एक लेयर से दूसरे लेयर में। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर एनर्जी का क्या होगा, फ्लो करेगा। और यदि ये कोई मेटल प्लेट है और या फिर कोई आयन का एक तरह से ये एक चेम्बर है जिसमें आयन भरे हुए हैं, तो इस आयन में जो कंडक्शन होगा वो भी एक लेयर से दूसरे लेयर की ओर होगा। तो ऐसे फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन। तो जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल्स में मोशन होता है तो गैस लेयर के रूप में बहती है। जैसे आप किसी भी, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ गैस है तो आप इस गैस को लेयर की तरह समझ सकते हैं कि ये डिफरेंट लेयर है। जैसे आप जब फ्लूइड पढ़ी थी तो आप क्या पढ़े थे कि फ्लूइड जब फ्लो करते हैं तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे एक अलग अलग लेयर है और इस लेयर पर जो स्पीड है इस फ्लो की वो अलग अलग है, ठीक है। अगर मान लेते यहाँ पर हमारा सरफेस है तो सरफेस से सटा हुआ जो लेयर होगा सबसे उसकी कम स्पीड होगी और जैसे ही सरफेस से हम दूर जाएंगे स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी जो गैस है अगर वो फ्लो कर रही है, बह रही है, तो उसके लेयर जो होंगे उनके बीच एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी और इस रिलेटिव वेलोसिटी के कारण क्या होगा कि एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने हाथ में कोई लिक्विड ले लिया है और उस लिक्विड को आप क्या करें, इसे मल रही हैं, तो आपको लगेगा जैसे फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो क्यों फ्रिक्शन इसलिए लगता है क्योंकि एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी उत्पन्न हो जाती है। तो जब भी किसी गैस का फ्लो होता है तो गैस के फ्लो होने के कारण गैस के डिफरेंट लेयर के बीच रिलेटिव वेलोसिटी उत्पन्न हो जाती है और इस रिलेटिव वेलोसिटी के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है जो इस वेलोसिटी का, इस फ्लो का विरोध करता है। और यह जो इवेंट्स कहा जाता है, ये जो घटना कही जाती है, ये कही जाती है विस्कोसिटी। तो ये ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन में एक जो पहली घटना जो होती है जिसके बारे में आज हमको स्टडी करना है वो हमारी है विस्कोसिटी। ओके, कोई दिक्कत? आज तक थोड़ा देखो तो कि पूरा बोर्ड आ रहा है ना, है? यहाँ से हम लिखेंगे तो आ जाएगा ना, ठीक है, पूरा आ रहा है, बहुत अच्छा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है विस्कोसिटी है, ठीक है। कल आप लोगों ने लिख लिया होगा अपने फेयर पर, बहुत अच्छा। तो विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है, किसी भी गैस सैंपल आपके पास है तो इसके विभिन्न स्तरों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो जाता है जो लिक्विड के फ्लो का विरोध करता है और इसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन between two different layer of gas is called viscous force and this event या दिस property of gas is called viscosity, ठीक है।
ठीक है, जैसे आप अपने हाथ में मध लगा लीजिए और उसको आप चलाइएगा तो क्या होगा, आपको एक घर्षण महसूस होगा। ठीक है, तो ये हम किसी आइडियल गैस के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आइए हमारे पास हम एक गैस लेते हैं और गैस के डिफरेंट लेयर के बीच हमको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है वो क्या हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया z एक्सिस और ये हमारा एक प्लेन हो गया जिसमें गैस के आपके डिफरेंट लेयर होंगे। ठीक है, ये आपको हो गया सबसे बॉटम लेयर है, ये गैस का बॉटम लेयर है, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक मिडिल लेयर लेते हैं। हम ध्यान दीजिएगा आप एक बार, ये लेयर्स एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर होंगे, सोचिए, मीन फ्री पाथ डिस्टेंस पर होंगे, है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मीन फ्री पाथ डिस्टेंस कहा जाता है। और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, जितना मीन फ्री पाथ होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स का लेयर यहाँ होगा तब ना कोलिजन होगा। तो जो कोलिजन होगा अगर लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर कोई गैस मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो वो कब तक जाते रहेंगे, जब तक वो टकराएंगे नहीं। तो मीन फ्री पाथ उनका क्या है, मीन फ्री पाथ जो है लैम्डा, वही गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के सैंपल्स के डिफरेंट लेयर के बीच का डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है ये बात? ठीक है, तो ये आपको हो गया बॉटम, ये आपको मिडिल और ये आपको टॉप लेयर हो गया। ओके विद्यार्थी, ये z डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर ये जो टॉप लेयर है इसकी वेलोसिटी को हम ले लेते हैं, मिडिल लेयर की जो वेलोसिटी है इसको हम अपना रेफरेंस लेयर मान रहे हैं। रेफरेंस लेयर का मतलब होता है वह लेयर जिसके रिस्पेक्ट में हम अदर लेयर जो ऊपर और नीचे है उसकी वेलोसिटी की गणना करेंगे, या ये हमारा रेफरेंस लेयर हो गया। ठीक है, तो रेफरेंस लेयर की वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया, v माना है। ठीक है, और इससे ऊपर वाला जो लेयर है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस dv, और ये जो लेयर है, जो बॉटम लेयर है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v माइनस dv होगी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने इसको प्लस नहीं लिखकर इसको माइनस क्यों नहीं लिखा? देखिए, अगर आप देखे होंगे कि विस्कोसिटी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप बेसिक फिजिक्स में पढ़ा रहा था, तो सपोज सोचिए कि आप एक नाले के किनारे बैठी हैं। थोड़ा स्टूपिड बात है कि आप नाले के किनारे बैठी हैं, लेकिन फिजिक्सिस्ट हैं तो बैठ जाइए, और नाली में पानी का बहाव चल रहा है। ठीक, और पानी एकदम साफ़ है। तो आप देखिएगा यहाँ बॉटम पर, यहाँ जो नाली का जो सरफेस है उसके नज़दीक पानी का बहाव बहुत स्लो होता है, और सबसे ऊपर में पानी का बहाव आपको तेज़ दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो सतह है, जो कि सरफेस है, जो कि मिट्टी की बनी हो सकती है, सीमेंट की बनी हो सकती है, ये ज़्यादा घर्षण पैदा करेगा इन अणुओं पर, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ऐसा होता है कि जैसे नाली के किनारे आप बैठी हैं तो किनारों पर आप देखिएगा जहाँ पर दीवार है नाली के, वहाँ स्लो पानी बहता है और बीच में पानी तेज़ बहते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल कर भी सकती हैं, यहाँ नाली नहीं है। ठीक है, पढ़ाए हुए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ वेलोसिटी न्यूनतम ली है, यहाँ थोड़ी सी वेलोसिटी अधिक है और सबसे टॉप पर वेलोसिटी क्या है, अधिक है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि वेलोसिटी में परिवर्तन कितना होगा, वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होगा। तो dv बराबर आप क्या लिख सकते हैं, dv बराबर आप लिख सकते हैं डेल v बाई डेल z इंटू डेल्टा z। ठीक है, अब देखो कैसे, ये दोनों कट जाएंगे ना, और ये क्या हो गया डेल v, और इधर भी क्या है dv। तो ये जो है ये आपको बताता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द जेड कोऑर्डिनेट, मतलब ऊपर जाने पर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है ना। लेकिन ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हम जेड कोऑर्डिनेट में ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जेड कोऑर्डिनेट में हम मान लेते हैं dz डिस्टेंस तय कर रहे हैं या डेल्टा z डिस्टेंस तय कर रहे हैं, तो हमारा डेल्टा z डिस्टेंस तय करने पर वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, 2। 12 माइनस 10 कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से रेट चेंज चाहिए आपको कि z के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में परिवर्तन की दर क्या है और कितना हम z को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, जहाँ हम लिखेंगे कि dv, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर
वेयर डी भी इक्वल टू, दिख रहा है मेरा, यहाँ दिख रहा होगा, डी भी बराबर डेल भी बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर तुम लेयर में इस साइड आ रही हो, जैसे मान लो ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, तुम अपने प्रॉब्लम को वन डायमेंशन समझो, ठीक है। ये जेड एक्सिस हो गया, ऊपर जाने पर वेलोसिटी जो हो रही है वो बढ़ रही है, v माइनस डी भी, फिर उससे बढ़कर v और v प्लस डी भी हो जा रही है। लेकिन अगर इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ये पूरे लेयर पर वेलोसिटी का मान क्या है, एक समान है। ऐसा बात नहीं कि यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी अधिक है, यहाँ वेलोसिटी अधिक है, यहाँ वेलोसिटी कम है। हम रियल में ऐसी घटना हो सकती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बोरिंग लगी हुई है, ठीक है, तो बोरिंग से अगर पानी निकल रहा है तो यहाँ वेलोसिटी अधिक होगी, यहाँ वेलोसिटी कम होगा, और ऊपर भी जाने पर वेलोसिटी का डिफरेंट लेयर की वेलोसिटी अधिक होगी या चेंज होगी। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो केवल किस पर डिपेंड कर रही है, जेड पर। तो इसका मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन तब लिखा जाता है जब कोई भी क्वांटिटी एक से अधिक क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, एक से अधिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करे। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, केवल एक ही वेरिएबल्स है। लेकिन अगर रियल प्रॉब्लम में तुम लोगे तो तुमको पार्शियल डिफरेंशिएशन ही लिखना पड़ेगा। तो तुम लिखोगे यहाँ डी वी बाई डी जेड और इंटू डेल्टा जेड। थोड़ा सा गौर करो, डी वी बाई डी जेड तो ठीक है, डेल्टा जेड क्या है, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच की दूरी है, और वो रियल में है कितनी, लेमडा है ना। तो हो जाएगा डी वी बाई डी जेड इंटू लेमडा। डी वी बाई डी जेड क्या है, भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और z क्या है, स्पेस का चेंज बता रहा है। तो किसी भी वेक्टर का स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज यदि होता है तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, सॉरी डाइवर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब फैला होता है। लेकिन हम जब किसी गैस मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनके डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं, वो रैंडम मोशन होते हैं, और इसके कारण उनकी स्पीड का एग्जिस्टेंस होता है, न कि वेलोसिटी का, है ना। तो स्पीड का एग्जिस्टेंस होता है तो वेक्टर यहाँ भी जो है वहाँ वेक्टर नहीं स्केलर बन जाता है, और किसी भी स्केलर का किसी स्पेस के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी भी बराबर ग्रेडियंट ऑफ भी इंटू लेमडा लिख सकते हैं हम मीरा। लेकिन हम इसको ही लेकर चलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भी प्लस डी भी बाई डी जेड इंटू लेमडा, और यहाँ लिख सकते हैं भी माइनस डी भी बाई डी जेड इंटू लेमडा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छा। तो डिफरेंट लेयर की हमने कहानी देख ली। अब देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट है कि एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरा जो लेयर है वो क्या कर रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, और रिलेटिव मोशन के कारण क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा, और यही फ्रिक्शन फोर्स जो होगा विस्कोसिटी कहा जाएगा। अब देखो थोड़ा सा गौर करते हैं कि विस्कस फोर्स, हम यहाँ आ जा रहे हैं, विस्कस फोर्स जो होगा सबसे पहले ये देखो कि वो प्रोपोर्शनल किस चीज का होगा। अगर ये सारे लेयर की वेलोसिटी एक समान हो जाए, सोचना मीरा, सभी लेयर एक समान स्पीड से चले, अपर लेयर, मिडिल लेयर, लोअर लेयर, सारे लेयर एक साथ चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है लेयरों के बीच, 0। तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा नहीं होगा। तरल कैसा व्यवहार करेगा, आदर्श तरल की तरह व्यवहार करेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि विस्कस फोर्स अगर होना हो तो स्पष्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, और रिलेटिव वेलोसिटी होने का मतलब है कि ये तभी हो सकती है, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी तभी हो सकती है, घर्षण तभी हो सकता है जब जेड एक्सिस पर ऊपर जाने पर वेलोसिटी चेंज हो, लोअर की कम हो और अपर की अधिक हो, तभी ना होगा। तो विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल क्या है, डी वी बाई डी जेड है। लेकिन केवल ये इसी बात पर निर्भर नहीं करता है, ये मध के लिए अलग होता है, वाटर के लिए अलग है, अगर आप किसी गैस को लिए आइडियल गैस के लिए अलग है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए अलग होगा, डायटोमिक गैस के अलग होगा, टेम्परेचर परिवर्तन पर अलग होगा। तो इसका मतलब है कि ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर निर्भर करेगा, गैस की प्रॉपर्टी पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो इसका मतलब है कि एफ विस्कस जो होगा वो बराबर होगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको श्यानता गुणांक कहते हैं। ये बताता है कि कोई चीज़ कितना गति जब हम किसी तरल की गति होती है तो ये जो कोफिशिएंट होता है ये बताता है कि वो गति को तरल कितना बाधित कर रहा है। ईटा इंटू dV/dz। जैसे मान लेते हैं आपको अपने हाथ को चिकना करना है तो आप घी लगा लेती हैं, तो घी लगा लेंगे तो क्या होगा, हाथ चिकना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि घी का ईटा का मान क्या है, कम होता है, जिससे उसकी श्यानता क्या होती है, घट जाती है। और अगर आप अपने हाथ को एकदम मजबूत पकड़ बनाना चाहती हैं किसी चीज़ पर, तो आप कुछ ऐसा चीज़ लगा लीजिए जिसको आप पकड़ते हैं जैसे चपक जाए, जैसे गोंद जैसा चीज़ लगा लीजिए। गोंद लगा लीजिए तो हाथ किसी भी चीज़ को पकड़ेंगे तो चपक जाएगा। तो इसका मतलब गोंद की जो विस्कस कोफिशिएंट का मान है, ईटा का जो मान है, वो क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि आपका फार्मूला जो होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए। ओके। और जहाँ ईटा क्या है, वेयर, आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना है, ईटा इक्वल टू विस्कस कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, चलिए तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मतलब ये वाला तो अलग चीज़ हो गया, ये हमने देखा कि ऐसा होना चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको केवल और केवल क्या चाहिए, हमको केवल और केवल फोर्स चाहिए। अगर हमको फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा तो वो फोर्स विस्कस फोर्स होगा, और विस्कस फोर्स में हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कोफिशिएंट ईटा होगा और इसी कोफिशिएंट को हमको प्राप्त करना है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जो पहले पढ़े हैं बस उसी से हो जाएगा। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, एक लेयर दूसरे लेयर पर कितना फोर्स लगाएंगे, ये हमको समझना है। तो चलिए, अगर आप अपने आप को इस मिडिल लेयर पर कंसंट्रेट करती हैं, मान लीजिए आप मिडिल लेयर पर आप खड़ी हो गई, तो आपका रेफरेंस लेयर मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर पर आप देखिएगा घर्षण कितना लग रहा है। तो ये वाला जो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। थोड़ा सा गौर करते हैं। इसको हम बोल रहे हैं बॉटम लेयर, इसको बोलते हैं टॉप लेयर, और इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। तो बॉटम लेयर की जो वेलोसिटी है vb, वो कम है किससे, मिडिल लेयर से, और ये मिडिल लेयर की जो वेलोसिटी है वो टॉप लेयर से कम है, या टॉप लेयर की जो वेलोसिटी है वो मिडिल लेयर से अधिक है, और मिडिल लेयर की जो वेलोसिटी है वो क्या है, बॉटम लेयर से क्या है, कम है, ये अधिक है। अब देखिए क्या होगा, टॉप लेयर इस मिडिल लेयर को आगे घसीटने का प्रयास करेगा क्योंकि अधिक वेलोसिटी है ना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बिछौना पर सूते रहते हैं तो ऊपर ऐसे करने लगते हैं, सुतले तो पूरा क्या होता है, बेडशीट जो होता है पूरा चमरा जाता है। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो क्या होता है कि हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेते हैं और नीचे वाला जो चादर है उसकी थोड़ी वेलोसिटी बढ़ी हुई है, तो क्या होता है कि हमारे साथ घसीटा जाता है। तो टॉप लेयर मिडिल लेयर को अपने साथ आगे घसीटेगा तो फोर्स आगे लगाएगा, और बॉटम लेयर मिडिल लेयर को किधर घसीटेगा, पीछे, क्योंकि मिडिल लेयर आगे जा रहा है बॉटम से, तो आगे जा रहा है तो ये इस पर एक्शन लगाएगा, तो बॉटम क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा। तो मिडिल लेयर पर दो फोर्स लगेंगे, अगर ये मिडिल लेयर है तो इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स बाय टॉप लेयर और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स बाय बॉटम लेयर। और इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो होगा एफ टॉप और माइनस एफ बॉटम। तो अगर आप टॉप लेयर के द्वारा मिडिल लेयर पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लो और मिडिल लेयर पर बॉटम लेयर द्वारा फोर्स कैलकुलेट कर लो और दोनों को घटा दो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको इस मिडिल लेयर पर नेट फोर्स मिल जाएगा और यही मिडिल लेयर का विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी पैदा करेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए करते हैं काम। अब सवाल यह है कि भैया फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मास चाहिए, ठीक है, मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। फोर्स F बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। लेकिन एक और तरीका है, F बराबर होता है dp/dt, ओके, और d/dt और p को लिखेंगे m × v और m को बाहर कर देंगे और लिखेंगे dv/dt। v हमको दिख रहा है, हमारे पास है ना, m नहीं है हमारे पास, मास नहीं है। इन लेयर का मास कितना होगा, है ना। तो चलिए लेयर का हमको मास निकालना है। तो सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि इस लेयर में कितने अणु हो सकते हैं और उनमें से कितने अणु जो हैं
वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गतिशील है। ओके, ये सवाल हमारे लिए है। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पर यूनिट वॉल्यूम में, हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है? n है। लेट नंबर ऑफ मोलेकुल पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू, मैंने कितना ले लिया? n ले लिया है। पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? n है। मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल m, एक अणु का मास हो जाएगा, और इनटू नंबर ऑफ अणु, जहां आप लिख सकते हैं वेयर स्मॉल m इक्वल टू मास ऑफ ईच मोलेकुल। एक अणु का मास यदि स्मॉल m है तो इकाई आयतन में अणुओं का कुल मास कितना होगा? इकाई आयतन में अणुओं की संख्या से गुना कर देंगे, स्मॉल m इंटू स्मॉल n हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इस लेयर में अणुओं की संख्या स्मॉल n है और मास जो है ईच का स्मॉल m है, तो टोटल जो मास है उसको हम कैपिटल M स्मॉल m इंटू स्मॉल n हो गया। क्लियर? तो क्या ये सारे अणु जो हैं वो एक्स डायरेक्शन में ही गतिशील हैं? मीरा, कितने अणु एक्स डायरेक्शन में गतिशील हो सकते हैं? इको पार्टीशन एनर्जी कहता है कि भैया, इको पार्टीशन एनर्जी कहता है कि कोई भी आइडियल जो गैस होता है वो आइडियल फादर की तरह होता है और वो अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है हर एक डायमेंशन में। ठीक है, तो चलिए 3 डायमेंशन स्पेस में ये मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि हमारा स्पेस 3 डायमेंशन है। तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन अगर आपके पास मान लेते हैं n मॉलिक्यूल है, तो n मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल की संख्या n है, तो एक्स डायरेक्शन में कितने गतिशील होंगे? n/3, वाई डायरेक्शन में n/3 और जेड डायरेक्शन में n/3। कोई दिक्कत? लेकिन एक्स डायरेक्शन में भी 2 दिशाएं हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फिर आधा करेगा ना। फिर ये आदर्श पिता और आम के तनिसा और फारा, 3 हिस्सा फराइल, लेकिन अब भैया बहनिया बाईसन, तो फिर फारा, तो बाटा में कितना हो जाएगा? 2। तो n/6 मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी संभावना क्या है कि केवल n/6 मॉलिक्यूल्स ही एक्स डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो यही ना मॉलिक्यूल्स केवल मास पैदा करेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए, और यही ना मॉलिक्यूल्स फोर्स के कैलकुलेशन में संवेग परिवर्तन करेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है कि फ्रॉम इको पार्टीशन एनर्जी, फ्रॉम इक्वा पार्टीशन TION एनर्जी ला only mn/6 mass will be motion in positive x direction, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया? तो अब देखिए, अब हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑन मिडिल लेयर, LAYER, इसको मैंने AB लेयर लिया है, इसको BC CD ऐसा मैंने लिया है। तो फोर्स ऑन मिडिल लेयर बाय टॉप लेयर कितना होगा? इसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कोई भी फोर्स हो, मास गुने एक्सेलरेशन या संवेग में परिवर्तन करेगा, तो F/टॉप। मास कितना है? स्मॉल m इंटू स्मॉल n बाटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद आपको हो जाएगा
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पासिंग थ्रू द पर यूनिट एरिया। m इंटू एन बाई 6 और इंटू वेलोसिटी कितना है इंटू फोर्स ऑन मिडिल लेयर बाई टॉप लेयर Ft इक्वल टू मास dp बाई dt ना हो, ठीक है। d बाई डी टी, मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा तुम्हारा m हो जाएगा mn बाई 6, ये मास हो गया, और इनटू वेलोसिटी तुम्हारी हो जाएगी v प्लस डी वी बटा डी जेड इंटू लेमडा। यही ना होगा जी? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए dp बाई dt, तो p क्या है, समवेग है, तो मास कितना है ऊपर टॉप लेवल में mn बाई 6, और वेलोसिटी कितनी है v प्लस डी वी बाई डी जेड इंटू लेमडा। नहीं, टॉप लेयर की जो वेलोसिटी है, टॉप लेयर की, हम बॉटम लेयर को ऐसा मान रहे हैं कि देखो बॉटम लेयर की वेलोसिटी मैंने क्यों कैलकुलेट नहीं की है। देखो अगर तुम इसका अंतर निकालती हो तो देखो तो ये भी क्या होगा, कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, तो यही ना नेट वेलोसिटी हुआ इसका। तो ये कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी एम एन बाई 6 वी प्लस डी वी बाई डी जेड इंटू लेमडा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छा। ओके, अब देखिए फोर्स ऑन मिडिल लेयर बाय बॉटम लेयर ना हो, कितना हो जाएगा, F बाई बॉटम इक्वल टू सेम इसी तरह से d बाई डी टी एम एन बाई 6 इंटू वी माइनस डी वी बाई डी जेड इंटू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। बहुत अच्छा, कैलकुलेशंस। एक मिनट, तो ठीक है, फ्रॉम इको पार्टीशन एनर्जी, ये तो यहाँ तक ठीक है। हाँ हाँ, टॉप से मिडिल की ओर जा रहा है। ये तो ठीक है। ये तो वेलोसिटी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी बॉटम वेलोसिटी हो गई, ये तो ठीक है। थोड़ा सा यहाँ भी आएगा, उसको थोड़ा सा हमको देखना है, यहाँ भी आना चाहिए यहाँ पर। तो मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम, ओहो, मास अगर हम निकाल रहे हैं तो जैसे हमने मास निकाला, ठीक है, तो हमने मास तो आपको निकाले, तो ये जो लेयर है, थोड़ा सा गौर कीजिए, ये लेयर इतना फैला हुआ है ना, ये लेयर तो है पूरा फैला हुआ, तो अगर हम इस लेयर का हमने लेंथ नहीं ना लिया है, इस लेयर का हम लेंथ ले लेते हैं, और इस लेयर का हमने लेंथ कितना मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है, यही गड़बड़ हो रहा था। तो हमारा मास कितना हो जाएगा, फ्रॉम m बाई एन मास, तो ला इको पार्टीशन एनर्जी ला से हम कहेंगे कि m बाई एन बाई 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर साथ में देखिएगा, यहाँ हमको क्या लगाना होगा, अगर मास हम ले रहे हैं तो यहाँ x भी लगाना होगा। पूछे क्यों, समझ में आया? नहीं आया? अब हम बता रहे हैं क्यों। देखो
जैसे ये हो गया, ये तुम्हारा गैस का लेयर है। तो इस गैस के लेयर के यूनिट वॉल्यूम में तुम्हारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है स्मॉल n, और एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या है, कैपिटल N। तो ये जो हो गया, ये तुमको क्या बता रहा है, ये तुमको बता रहा है कि तुम्हारे इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है। लेकिन अगर इस पूरे लेयर में तुमको द्रव्यमान निकालना है तो इस लेयर का जो लेंथ है उसको तुमको मल्टीप्लाई करना होगा ना, ठीक है। अगर इस लेयर का लेंथ हम dx ले लेते हैं तो इस dx से तुमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यही हम छोड़ दे रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको साथ में क्या लगाना होगा, dx लगाना होगा, ठीक है। और यही dx जो है जब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा हमारा mn/6 और dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, और हो जाएगा v प्लस dv/dz इंटू लेमडा। ओके, कोई दिक्कत है? अब क्लियर हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको वैसा ही करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको वही करना पड़ेगा, mn/6 इंटू क्या हो जाएगा, dx, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt, और ये हो जाएगा आपको d/dt, तो वो तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dx/dt mn/6 इंटू v और इंटू v माइनस dv/dz इंटू लेमडा। अब तुम यहाँ एक सवाल कर सकते हो कि सर इसका मान लेते ये है तो इसका आयतन आपने मान लीजिए इकाई आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n है ना, तो सर इस आयतन का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो आपने केवल यहाँ x से गुना किया है। आयतन में तो लंबाई चौड़ाई और मोटाई दोनों होती है ना, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और क्या होती है, मोटाई भी होती है। लेकिन मैंने केवल यही लिया है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इसका जो मोटाई है वो यूनिट आप इसको ले सकते हैं, मान लीजिए यूनिट, ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भी आप इसको मान सकते हैं। अब देखिए Ft निकल गया, Fb निकल गया। अब आपको नेट फोर्स निकालना, यहाँ दिख रहा है, देखो तो नीचे तक दिख रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, F नेट, देखो यहाँ पर F नेट बराबर क्या होगा, F विस्कस हो जाएगा, जैसे लेयर पर टॉप इधर खींच रहा है, बॉटम इधर ले जा रहा है, तो नेट फोर्स ही विस्कस फोर्स होगा उस लेयर पर। समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे F टॉप माइनस F बॉटम। अब देखो F टॉप ये है, यहाँ है F टॉप, और बॉटम यहाँ है, तो अगर इनको घटाओगे तो ये तो प्लस है, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाने से तुमको क्या बचेगा, तुमको ये वाला टर्म केवल एग्जिस्ट करेगा, और तुम्हारा हो जाएगा कि mn/6 इंटू v और इंटू हो जाएगा dv/dz इंटू लेमडा। समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो F तुम्हारा विस्कस कितना हो जाएगा, mn/6 लेमडा इंटू v इंटू dv/dz। कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन से विस्कोसिटी का मान आ रहा है। कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, और थोड़ा सा तुम देखो यहाँ कि F विस्कस इक्वल टू होगा mn लेमडा बटा 6 इंटू v dv/dz। बट डेफिनेशन से क्या था, फ्रॉम डेफिनेशन दिख रहा है, F विस्कस बराबर ईटा इंटू dv/dz। कंपेरिजन करो तो दोनों को, dv/dz की जगह पर dv/dz है, तो ईटा का जगह पर क्या है, mn लेमडा/6 इंटू v, इसीलिए ईटा बराबर mn लेमडा/6 और इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, जहाँ v क्या है, v जो है वो आपको बताएगा गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। कोई दिक्कत? तो चलिए अब कुछ करना नहीं है, बहुत इजी हो गया। m इंटू n क्या है,
हियर एम एन इंटू एन बराबर क्या लिखेंगे विद्यार्थी? हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम का ये स्पेस है, यूनिट क्या है? वॉल्यूम का स्पेस है, और इस वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल है और मास कितना है ईच मॉलिक्यूल्स का? स्मॉल m है। तो n और m का जो गुणनफल होगा वो हमको क्या बताएगा? यूनिट वॉल्यूम का मास बताएगा, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में मास है स्मॉल n इंटू कैपिटल M, और तो यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही n इंटू स्मॉल m है, और यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। आस्था समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या है? रियल में डेंसिटी है, तो इसको क्या लिखेंगे? रो। ओके, तो इसका मतलब हमको डेंसिटी के पद में मान मिल रहा है, और डेंसिटी निकालना किसी भी गैस के लिए आसान काम होता है। तो यहां पर ईटा बराबर हो जाएगा रो बाई 6 इंटू लेमडा और इंटू क्या हो जाएगा? भी। अब तो यहां तक तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी हमको लेमडा का भी मान हम रख सकते हैं, और वो लेमडा हमारा होता है मीन फ्री पाथ, और उस मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले में आपको वेलोसिटी भी होती है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है। ओके, बट कितना हो जाएगा? लेमडा बराबर होता है विद्यार्थी, तुमने निकाला था इससे पहले लेमडा का मान ना कल, और लेमडा का मान कितना आया था? के टी बटा रूट अंडर 2 पाई सिग्मा स्क्वायर और इंटू प्रेशर पी। तो ईटा बराबर कितना हो जाएगा? के टी बटा रूट अंडर 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू प्रेशर पी, और इंटू ये क्या हो जाएगा? रो बाई 6 और इंटू क्या हो जाएगा? भी। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? विस्कोसिटी का मान हो गया। ओके, कोई दिक्कत? अब तुम इसको तोड़ भी सकते हो और तुम इसको डिज़ोल्व कर सकते हो, और तुम इसको डिज़ोल्व जब करोगे तो तुमको क्या आ जाएगा? डिज़ोल्व कर दो इसको, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो ईटा जो है वो प्रोपोर्शनल क्या है? ये भी एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो, अरे इंक कितना ख़त्म हो रहा है जी इसमें से, इंक है ना, वो इंक डाली तो इसमें। अब देखो यहाँ रो को तुम क्या लिख सकते हो? आइडियल गैस इक्वेशन लो, पीवी बराबर कितना होता है? एनआरटी होता है। अब देखो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा भी, और ये एन को तुम लिख सकते हो कैपिटल एन अब बटा एवोगाद्रो नंबर इंटू आर इंटू टी, और इसको लिख सकती हो कैपिटल एन बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बी इंटू टी। अब यहाँ पर देखो तुमको भी अब बाटा में एन तुम कर दो, भी बाई एन कर रही हो तो तुम्हारा आ जाएगा के बी टी, अब बाटा में कितना हो जाएगा? पी। भी बाई एन क्या होगा? डेंसिटी होगा ना, एन बाई भी, एन बाई भी क्या होगा? डेंसिटी हो जाएगी। तो एन बाई भी करो, एन बाई भी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा पी बाई के बी इंटू टी, और ये क्या है रियल में? डेंसिटी रो है, और इसको ले आकर यहाँ क्या करना है? पुट करना है। तो ईटा बराबर हो जाएगा पी बाई के बी टी इंटू के टी बटा 6 रूट अंडर 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू भी। ऊपर है भी, यही ना, भी ऊपर है ना, यहाँ टी टी क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा, हैं? पी पी भी क्या होगा? हाँ यहाँ पी है, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट
भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको एक सिंपल फार्मूला मिलेगा, ईटा बराबर भी बटा 6√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। ईटा बराबर भी बटा 6√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। अब देखिए, बट भी प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या होता है, टी होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से √2 kT/m 8 kT/m याद आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से। इसलिए ईटा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो टी ईटा प्रोपोर्शनल टू √अंडर टी। तो यदि किसी भी गैस को तुम गर्म कर रही हो तो उसके बीच का जो घर्षण का गुण होता है, विस्कोसिटी का जो गुण होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? अब ये फार्मूला कितना सही है, सवाल है ना, फार्मूला भी कितना सही है। ये फार्मूला जो है अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है। इसका एग्जैक्ट फार्मूला जो होगा वो होगा ईटा बराबर भी बटा 3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला होगा। अब आप कहेंगे 1/3 1/6 के ऊपर 1/3 क्यों आ गया? तो ये करेक्शन है, ठीक है। और ये करेक्शन आपको जो होता है ये आपको इसलिए आता है क्योंकि एक जगह हम लोगों ने लगता है कहीं गड़बड़ कर दिया है। अब बताइए कहाँ हमने गड़बड़ किया है। देखो, जब हमने ये देखो, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया है ना, तो ये और ये जुड़ेगा ना, तो यहाँ 2 ना हो जाएगा जी। 2 हो जाएगा तो ये कटेगा, जब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हम वही कह रहे हैं कि ये रे 3 आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ हम लोग गड़बड़ कर दिए थे, तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, हाँ बोलिए, समझ में आया? तो ये हो गया आपको कंप्लीटली, एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब इस पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का जो सवाल है वो हमसे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है आपको, कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली क्या समझने, रुक जाइए, कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली समझने कि आपके पास लेयर हैं, आप 2 लेयर भी ले सकते हैं, 3 लेयर भी ले सकते हैं, और इन लेयरों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी के कारण फ्रिक्शन पैदा होता है। आपको इन लेयरों का एक अप्रोक्सीमेटेड मास चाहिए, और आप इस मास से इनके बीच लगने वाले फोर्स की गणना कर सकती हैं। और ये फोर्स जो होगा, वही फोर्स जो होगा, एक फोर्स जो होगा वो लेयर को आगे खींचेगा, दूसरा पीछे ले आएगा, और वही नेट फ्रिक्शन फोर्स आपको पैदा करेगा। ओके, और इसी को कैलकुलेट करके हमको अपना काम क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, और हाँ 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए, बहुत अच्छा। लिखना है कुछ? हाँ, कुछ जो आपको लिखना है, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको लगता है लिखने के लिए, तो आप, हाँ वीडियो में है ना, तो एक वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया, तो एक वीडियो को हम यहीं रोक दे रहे हैं ना, हमारा